सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमने 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी थी और आज इसका है फोर्थ पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द नेचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये हमारा ग्राफ है, वीटी ग्राफ हमने लिया है ना। वीटी ग्राफ ये तो पूछा है, वीटी ग्राफ कैसा होगा, किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। मतलब एक्सेलरेशन कितना, ये होना चाहिए यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म का मतलब, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। तो इसकी स्लोप कैसी होगी, ऐसी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एक हमें ग्राफ मिलेगा। अब ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसमें एंगल किसी भी पॉइंट के लिए चेंज नहीं हो रहा है। एंगल बार बार से मतलब हर पोजीशन पर एंगल चेंज नहीं हो रहा है, ये एंगल को ही स्लोप बोलते हैं। तो ये एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और कांस्टेंट है। तो ये ऐसा कब हो सकता है, जब ये स्ट्रेट ग्राफ बने। कैसा ग्राफ बने, स्ट्रेट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी इज करेक्ट। तो स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पर करेक्ट क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, गलत, ये वाला नहीं है। स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, ये भी गलत। स्पीड इज वेक्टर क्वांटिटी, ये भी गलत। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। बहुत ही हलवा क्वेश्चन, डी, ठीक है, 2022 में आ रखा है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून ऑन द मून इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मून ऑन द अर्थ। अच्छा, हमारे पास मून है, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, है ना, ऐसा मान सकते हैं। अब ये इस पर फोर्स लगा रहा है एक, मून सॉरी अर्थ मून पर क्या लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको एफ जी बोल देते हैं। और मास तो मून के पास भी है, तो ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है इस तरफ, इसको हम बोल देते हैं एफ एम। तो कौन सी फोर्स बड़ी होगी, ऑब्वियसली जो एफ जी होगा इज ग्रेटर देन एफ एम। एफ जी नहीं, एफ ई लिखना चाहिए था इसको, एफ ई कर देते हैं कंफ्यूजन हटाने के लिए। इस तरफ लग गया एफ ई, तो यहां से एफ ई इज ग्रेटर देन एफ एम, है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन मून इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू मून ऑन अर्थ। ये वाली क्वांटिटी सही होगी, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑन द मून इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मून ऑन द अर्थ। बिल्कुल सही बात है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, एफ ई की बात कर रहे हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ ऑन द मून, मून के ऊपर, इज ग्रेटर, ठीक है, बड़ी है, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मून ऑन द अर्थ। और यहाँ पर एफ एम की बात करी जा रही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब ये सही है तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मून ऑन द अर्थ इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑन द मून। तो बिल्कुल अलग बात कर रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून ये ज्यादा होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ के, तो ये वाला सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 8 kg अप अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन 2 सेकेंड इज। अच्छा, ये बताना है हमें, क्या बताना है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन में टाइम होता है। वर्क निकाल लेंगे, वर्क कैसे निकाल लेंगे, ये हमारा मास है, इस मास को हमने ऊपर उठाया है, कितना कितना ऊपर उठाया, 4 मीटर, है ना। 4 मीटर हमने इसको ऊपर उठाया, 4 मीटर ऊपर उठाया, ठीक है। तो ऊपर उठाने में हमने जो फोर्स लगाई, वो फोर्स किसके बराबर होगी, जो नीचे की तरफ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है mg, इसके बराबर होगा, है ना। हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और cos थीटा एंगल अभी रहने देते हैं, या फिर रखेंगे भी तो 0 आ जाएगा। कैसे आएगा 0 बताते हैं। देखो, नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ हमने फोर्स लगाया,
अब ये जो फोर्स है ये इसके बराबर होना चाहिए तभी ये उठेगा, बराबर या इस मतलब हल्का सा ज्यादा होना चाहिए, 10⁻⁻100 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए ये वाली फोर्स। तो ये वाली फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ को, इसके अपोजिट में। तो फोर्स क्या लगेगी, mg। mg कितना है, m कितना है, m हमारे पास है 8 kg। तो ये हो जाएगा, तो वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा 8 इंटू जी की वैल्यू हम लेते हैं 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 4। अब देखो फोर्स भी ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, तो cos 0 1, तो यही आएगा। तो कितना आ जाएगा 80, 8 चक्कू 32, 320 जूल। तो वर्क डन हमारे पास कितना आ गया 320 जूल। तो यहां से आप पावर निकाल सकते हैं इजीली। वर्क डन आया 320 जूल अपॉन टाइम बोला कितना 2 सेकेंड्स में। तो ये डिवाइड कर लेंगे 6000, तो 160 पावर की यूनिट वॉट, या फिर कभी कभी जूल पर सेकेंड भी होती है। तो यहां पर देख लेते हैं क्या है, वॉट है कितना 160 वॉट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा 5th क्वेश्चन। 2 forces of 5 Newton each are acting on a point mass. If the angle between the forces is 60 degree, then the net force acting on the point mass has magnitude close to। अच्छा ये हमें निकालना है। यहाँ पर बोला है दो हमारे पास फोर्सेस हैं, एक फोर्स ये है 5 न्यूटन की और दूसरी फोर्स इस तरफ है 5 न्यूटन की, है ना। दो फोर्सेस लग रही है और एंगल कितना बता दिया 60 डिग्री का। यहाँ पर पॉइंट मास है, इस पर इस तरफ 5 न्यूटन, इस तरफ 5 न्यूटन, बीच में 60 डिग्री का एंगल। तो ये साफ पता चल रहा है कि ये हमारा आंसर आएगा किससे, वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आएगा। इस तरफ रिजल्टेंट आता है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, और ये हमारा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, √a² + b² + 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। वेक्टर्स में आपने ये पढ़ा होगा, a² + b² + 2ab cos थीटा। तो r यहां से निकालना है, r इक्वल्स टू, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, ab तो 25 इंटू 25, सॉरी 25 नहीं 5 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये भी 25। समझ में आ रहा है, 5 इंटू 5 25। फिर उसके बाद cos थीटा, cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो सीधे लिख देते हैं यहाँ पे 1/2, 1/2, 2 से 2 मर गया, 25 25 25, 3 बार 25, तो 3 बार 25 मतलब 3 इंटू 25, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। 3 बार 25 है, 25 25 25, 3 इंटू 25, तो ये 25√3, 25 नहीं आएगा सॉरी। अब यहाँ पर अंडर रूट क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो √3 के साथ अंडर रूट आएगा और √25 के साथ अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर √25 कितना होता है 5√3, 5√3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पर अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, है ना। √3 की वैल्यू 1.73, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.73 इंटू में 5, 5 3 15, 5 7 35, 1 36, 3 बचा, 5 कम 5 3 8, 8.65 हमारा आंसर आ रहा है 8.65 न्यूटन, 8.65 न्यूटन। तो 8.6 यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर रिजल्टेंट निकालना था, दो वेक्टर्स 5 न्यूटन 5 न्यूटन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रिकॉर्ड्स द ओडोमीटर रीडिंग ऑफ हिज कार for the distance covered from 2000 km at the start of his journey and 2400 km at the end of the journey after 8 hours. What is the average speed of the car? अच्छा ठीक है, ऑडोमीटर है हमारे पास, पहले रीडिंग कितना दिखा रहा था 2000 किलोमीटर, फिर कितना दिखाने लग गया 2400 किलोमीटर। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करी 400 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना लगा इसमें 8 आवर्स, 8 घंटे। बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया। अब तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस कितना आया 400 किलोमीटर, और टाइम कितना आया 8 आवर, 8 पंजे 40, कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। इजी, यहाँ पर बस डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला लगा दिया, बहुत ही हल्का क्वेश्चन, 50 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन y इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो यहां से y इक्वल्स टू क्या आ गया ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब ये इक्वेशन बहुत ही देखी देखी सी नहीं लग रही है? लग रही है तो लग रही होती है, मतलब लग रही है तो आपको ये पता होना चाहिए ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और कौन सा मोशन? मोशन अंडर ग्रेविटी का है, क्योंकि यहां पर जी आ रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी की सेकेंड इक्वेशन है ना? तो ये इस पर जो ये y है, ये y एक्सिस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये y एक्सिस को डिनोट कर रहा है। u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है 1/2, g एक्सेलरेशन और t टाइम का स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब ये जो मास है ये y एक्सिस में इधर उधर मूव करेगा, या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है। अब ऊपर नीचे जाने के लिए मोशन अंडर ग्रेविटी में ज्यादातर वो नीचे ही आता है। ज्यादातर केसेस में हमने देखे थे क्वेश्चंस, वो ज्यादातर नीचे ही आता है। और नीचे क्या फोर्स लगती है? mg। तो फोर्स क्या होती है यहाँ पे? mg। खत्म, यहीं पे क्वेश्चन खत्म। F इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर माइनस mg भी लिखा है और mg भी लिखा है, माइनस mg भी लिखा है, mg भी लिखा है। तो अगर फोर्स नीचे की तरफ है तो ये आ जाएगा माइनस mg, और ज्यादातर नीचे की तरफ फोर्सेस लगती है। देखो अगर ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं, हाँ एक मिनट, अगर नीचे जा रहे हैं तब भी F इक्वल्स टू माइनस mg, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब भी फोर्स क्या लगती है? माइनस mg, क्योंकि g की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? नेगेटिव। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। बी आंसर नहीं होगा क्योंकि माइनस भी चाहिए, यहाँ पर माइनस भी लिखा था। अगर माइनस वाला नहीं होता तो हम इसको टिक कर देते, पर सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूविंग विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड कम्स टू रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस आफ्टर ट्रैवलिंग इन अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, हमें फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये हमारे पास मास है, कितने का है? 2 kg, 2 kg मास है, मूविंग विद द इनिशियल स्पीड ऑफ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। फिर ये यहां जाके रुक गया, रुकने पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। और डिस्टेंस कवर्ड कितनी करी? डिस्टेंस कवर्ड कहाँ गया? हॉरिजॉन्टल सरफेस आफ्टर ट्रैवलिंग 3 मीटर। तो 3 मीटर जाने के बाद ये रुक गया, तो हमें निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगता है? ये अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है इस तरफ, है ना? फ्रिक्शनल फोर्स, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो होता है फोर्स। अब यहाँ पर मास तो हमें पता है, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? u पता है हमें, v पता है हमें, और s भी हमें पता है। तो हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहां पर लगेगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v कितना है? 0, तो 0 का स्क्वायर, u कितना है? 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, और a और s कितना है? 3। s कितना है? s है हमारा 3। अब आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 3 3 जार 9 इक्वल्स टू 2a इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, और ये -3 अपॉन में 2, तो a कितना आ गया? -3 अपॉन में 2 मीटर पर सेकेंड। दोबारा लिख लेते हैं इसको, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -3 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव में क्यों आया है? एक्सेलरेशन नेगेटिव में क्यों आया है? क्योंकि
फोर्स लग रही है पीछे की तरफ, एक्सेलरेशन हो रहा है आगे की तरफ। फोर्स लग रही है पीछे की तरफ, एक्सेलरेशन हो रहा है आगे की तरफ, तो ये एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अभी हम एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स तो पॉजिटिव ही रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देंगे, तो F इक्वल्स टू m कितना है 2 kg इंटू -3/2, 2 से 2 मर गया, कितना आया -3 न्यूटन। -3 न्यूटन आया, ये भी माइनस आया। फोर्स इसका मतलब पीछे की तरफ लग रही है, पर पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड पूछा है, बस मैग्नीट्यूड पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर। तो लेटेस्ट डिस्कवरी जिस स्टेट के बारे में हुई है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इस स्टेट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये कब हम अचीव कर लेते हैं, जब 0 केल्विन का टेम्परेचर हो जाता है। अगर किसी मैटर का किसी भी मटेरियल का 0 केल्विन टेम्परेचर हो गया है तो उसको हम बोल देते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 1930 के आसपास, या मैं गलत हो सकता हूं, 1930 के आसपास दो साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन और सत्येंद्र बोस। इंडियन साइंटिस्ट थे, स्पेलिंग गलत हो सकती है, आइंस्टीन और सत्येंद्र बोस। इन्होंने हाइपोथेटिकली बताया था कि एक ऐसी स्टेट भी एग्जिस्ट करती है जहां पर 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, और उस टाइम पर जो भी हमारे पास सॉलिड है वो बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में रहेगा, है ना। टेम्परेचर कम करने पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कल भी मतलब पिछले क्वेश्चंस में भी बात करी थी इस बारे में। ठीक है, तो ये 930 में बताया था हाइपोथेटिकली, और लगभग 2001 में, हाँ 2001 में एक्सपेरिमेंट करके हमने इसको प्रूफ भी कर दिया था। तो ये डिस्कवर्ड जो हमारे पास स्टेट है वो अभी डिस्कवर हुई है, पहले इसके बारे में हाइपोथेटिकली बात कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बलून फिल्ड अप विद गैस वुड ओनली गो अप इन एयर इफ इट इज फिल्ड विथ अप विथ। अब देखो, हल्का सा कंसेप्ट याद रखना है यहाँ पे। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट थोड़ा सा छोटा रखना पड़ेगा। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ मीडियम हो गया, डेंसिटी ऑफ मीडियम हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, और एक दूसरी कंडीशन है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ मीडियम। इन दो कंडीशंस पर हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, लिए इतना ठीक है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है इसमें। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ मीडियम हो गया तो यहां पर हो जाता है सिंक। सिंक मतलब होता है डूबना, डूबना। वो उस मीडियम में डूबने लगेगा। ठीक है, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा हो गई तो। इसके बाद हमारे पास आता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ मीडियम, तो यहां पर होने लगता है फ्लोट। तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगेगा उस मीडियम में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी ये बातें। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर में अगर हम बर्फ डालें, वाटर में अगर हम आइस क्यूब डालें तो वो आइस क्यूब ऊपर तैरने लगते हैं। अलग कलर से बनाना चाहिए आइस क्यूब्स को, ये रहे आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स ऊपर तैरने लगेंगे, पर मैंने इसमें एक कील डाल दी, कील। तो कील क्या होगी,
वो नीचे जाके बैठ जाएगी, सिंक कर जाएगी। तो कील का जो डेंसिटी है, उसकी जो डेंसिटी है कील की, वो ज्यादा होती है किससे? डेंसिटी ऑफ मीडियम से, डेंसिटी ऑफ मीडियम से ज्यादा होती है। और आइस क्यूब की जो डेंसिटी है ये होती है कम, किससे? मीडियम की डेंसिटी से। तो ये ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। जैसे वाटर में, वाटर भी फ्लूइड है और हमारा जो एयर है, एयर ही मीडियम है, वो भी फ्लूइड है। तो ये दो प्रॉपर्टीज फ्लूइड क्या करता है? इनहेरिट करता है। इनहेरिट मतलब इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा? अ गैस हुज डेंसिटी इज लोअर देन द एयर, अ गैस हुज डेंसिटी इज लोअर देन द एयर, तभी वो फ्लोट कर पाएगा, ठीक है। अ बलून फिल्ड अप विद गैस वुड ओनली गो अप इन एयर, उसको ऊपर जाना है यानी फ्लोट करना है। तो फ्लोट करने के लिए उसको अपनी डेंसिटी कम करनी पड़ेगी, या फिर हमें उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम करनी पड़ेगी। तो लोअर हम क्या कर देंगे? डेंसिटी। अ गैस हुज डेंसिटी इज हायर देन, तो ये तो नहीं हो सकता, हायर में तो वो नीचे ही रहेगा या फिर डूब जाएगा, ये भी बोल सकते हैं। कोल्ड वाटर, वाटर वेपर, ये कोई भी आंसर नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग लॉज। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो यहां पर देखो, इसका एक एक्सप्रेशन होता है रो जी एच प्लस 1/2 रो 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद है तो आप सीधे बता सकते हो कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी की तरह लग रहा है, रो जी एच एम जी एच, है ना। और ये 1/2 रो वी स्क्वायर 1/2 एम वी स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट हमें दिख रहा है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। ये प्रेशर होता है। अगर बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उसमें ये अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी बस याद करने के लिए कि ये किस पर डिपेंड करता है, ये अगर हमें याद करना है तो हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और ये वाला एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है बर्नौलीज प्रिंसिपल का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केरोसिन ऑयल राइजेज इन अ विक ऑफ लैटन बिकॉज ऑफ। तो ये कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है ना। ये हमारी लैटन है और इसमें हमने अंदर क्या डालते हैं? रुई डालते हैं, और इसमें रखा जाता है केरोसिन ऑयल, और ये जल रहा होता है ऊपर, है ना। तो यहां से क्या होता है? केरोसिन ऑयल यहां से राइज करता है। तो इस राइज को क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी राइज। तो ये किसकी वजह से होता है? कैपिलरी एक्शन ऑफ द विक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन भी एक बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ाने के लिए एक पूरा लेक्चर लग सकता है, या फिर मतलब 30 मिनट तो लगेंगे, 15-20 मिनट तो लगेंगे। नियरली स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेन, तो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेन ये सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी में आ जाता है। कैपिलरी राइज आएगा, हाँ कैपिलरी राइज भी आता है। सरफेस टेंशन में ये होता है कि कोई भी लिक्विड अपने एरिया को एक्सपेंड कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है, ये एक प्रॉपर्टी है। अपने एरिया को एक्सपेंड भी कर सकता है और रिड्यूस भी कर सकता है। रिमूवल ऑफ डर्ट बाय सोप और डिटर्जेंट, तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो अपने एरिया को बहुत रिड्यूस कर देता है और फिर वहां भी पहुंच जाता है जहां पर गंदगी है, और गंदगी को अपने साथ बाहर ले आता है। तो ये वाला भी नहीं, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा फ्लो ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पर पूछा क्या था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये रिजल्ट होता है विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी क्या होता है? जैसे हमारे पास दो लिक्विड्स हैं,
सॉरी एक ही लिक्विड है तो उन लिक्विड की लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन काम करता है, जैसे ये लेयर है, पहली लेयर, ये दूसरी लेयर लिक्विड की, ये तीसरी चौथी, इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा, इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी की वजह से कोई भी लिक्विड फ्लो कर पाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट वेट द वॉल ऑफ द ग्लास वेसल इन विच इट इज केप्ट। तो इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर होगा मर्क्यूरी, क्योंकि वाटर, अल्कोहल और फिनॉल ये तीनों के तीनों एब्जॉर्ब हो जाते हैं वेसल में, मतलब ये अपने एरिया को छोटा कर लेता है। मैंने बताया था अभी, वाटर अपने एरिया को छोटा कर देगा, रिड्यूस कर देगा और वॉल्स पर चिपक जाएगा। छोटे छोटे पोर्स होते हैं हर किसी सॉलिड में, है ना, उन छोटे छोटे पोर्स में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हो जाते हैं ट्रैप, और मर्क्यूरी में ऐसा नहीं हो पाता। और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। और यहीं से एक क्वेश्चन और, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। तो इनके आंसर मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपको याद हो जाने चाहिए। मेटल, लिक्विड, कौन, तो मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। नॉन मेटल ऐसा लिक्विड है, मतलब सॉरी, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड है, तो वो होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन, ठीक है। इसका साइन होता है Hg और इसका होता है Br, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ कंटेनर इज फर्स्ट फिल्ड विद वाटर एंड देन द एंटायर वाटर इज रिप्लेस्ड बाय मर्क्यूरी। तो पहले वाटर था, फिर उसमें क्या डाल दिया, वो पानी हटा करके मर्क्यूरी डाल दिया। मर्क्यूरी हैज अ डेंसिटी ऑफ 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube. If x is the weight of the water and the y is the weight of the mercury, then अच्छा, एक वैसल है, उसमें हमने पहले वाटर डाला और उसका वेट हमने बोल दिया x, और वाटर की डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, तो ये होती है 10 to the power 3 kg per meter cube। ये डेंसिटी किसकी होती है, वाटर की। और हमें डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी भी गिवन है, कितना है, 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube। तो अब इसको सॉल्व करना है, वेट हमें बताना है, वेट के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो वेट कैसे निकालेंगे, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, रो इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां से मास क्या आएगा, वेट मतलब यहां पर मास की बात चल रही है, ठीक है, वेट मतलब यहां पर मास की बात चल रही है, तो मास क्या हो जाएगा, रो इंटू में वी। मास क्या हो जाएगा, रो इंटू में वी। तो अगर मैं यहां से मास ऑफ वाटर, जिसके लिए इन्होंने क्या साइन यूज किया है, एक्स, एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, रो इंटू वी। तो रो कितना है, ये लिख देते हैं 10 to the power 3 इंटू वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो हमने वी बोल दिया उसको, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हम y लिखना चाहते हैं, y लिखेंगे तो y यानी मास ऑफ द मर्क्यूरी या वेट ऑफ द मर्क्यूरी। तो वेट ऑफ द मर्क्यूरी कैसे आएगा, रो इंटू वी। रो कितना है, 13.6 इंटू 10 to the power 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और वो भी हमने v बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो क्या आ जाएगा, x अपॉन में y इक्वल्स टू 10 to the power 3 इंटू में v अपॉन 16.6
सॉरी 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू में v। तो जो जो कैंसिल हो रहा है करते रहो, v कैंसिल, 10⁻³ कैंसिल, तो x अपॉन वाई, तो यहाँ से x इक्वल टू ये लिख सकते हैं, ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y अपॉन में 13.6, यहाँ से ये आ गया, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 13.6 इंटू में x, y इक्वल टू 13.6 इंटू में x। तो कौन सा सही है, y इक्वल्स टू 13.6 इंटू में x। इस तरह से ये करना था, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होना था। ठीक है, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये समझने के लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एनोमलस, स्पेलिंग देख लेना भाई, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हमें पढ़ना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, जनरली क्या होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज करती है। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते उसकी क्या इंक्रीज हो जाती है, डेंसिटी। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। टेम्परेचर कम करने पर, ठंडा करने पर क्या हो जाता है, डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है। टेम्परेचर जितना हम कम करते रहते हैं डेंसिटी इंक्रीज करने लगती है। पर वाटर में थोड़ा सा अलग होता है, जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से हमने कर दिया 4 डिग्री सेल्सियस, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस से हमने कर दिया 4 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर हमने टेम्परेचर को क्या किया, कम। टेम्परेचर हमने क्या किया, कम किया। कम करने के बाद 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर हमने टेम्परेचर को और क्या किया, कम, टेम्परेचर को और कम किया तो ये पहुंच जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं हमने 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। पर यहां पर क्या होता है, ये एक्सेप्शन है। वैसे किसका एक्सेप्शन है, एक्सपेंशन का। टेम्परेचर कम किया तो डेंसिटी क्या हुई है, बढ़ गई। पर यहां पर टेम्परेचर कम करने पर डेंसिटी क्या करने लगती है, इंक्रीज करने लगती है। और डेंसिटी के इंक्रीमेंट को ही क्या बोल देते हैं, एक्सपेंशन। डेंसिटी के इंक्रीज करने को क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। अब देखो, अब ये जो 4 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर वाटर जो होता है ये लिक्विड फॉर्मेट में रहता है। कौन से फॉर्म में, लिक्विड में। लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर वाटर रहता है। पर जब 0 डिग्री सेल्सियस पर आता है तब ये हो जाता है सॉलिड, यानी इस पॉइंट पर क्या बनने लगती है, आइस। तो आइस हमारे 0 डिग्री सेल्सियस पर बनती है। और लिक्विड पर क्या बना, सॉरी 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या रहता है, लिक्विड ही रहता है। पर यहां पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है। यहां पर क्या होती है, मैक्सिमम डेंसिटी, क्योंकि इसके बाद डेंसिटी डिक्रीज करने लगती है ना। इसके बाद डेंसिटी मैंने इंक्रीज लिख दिया, यहां पे उल्टा लिखना था, डेंसिटी डिक्रीज करने लगती है। तो डेंसिटी यहां तक, यहां से यहां तक इंक्रीज करी, यहां से यहां तक डेंसिटी डिक्रीज करी। डेंसिटी डिक्रीज करने को बोला एक्सपेंशन, ठीक है। और यहां पर सॉलिड स्टेट में पहुंच जाता है और आइस बन जाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है जैसे अगर हम कांच की बोतल में फुल पानी भरें और उसको फ्रीजर में रख दें तो अगले दिन क्या होगा, वो कांच की बोतल फट जाती है। कांच की बोतल फट जाती है। इसका मतलब जितना वॉल्यूम वो पहले घेर रहा था वाटर, अब उससे ज्यादा वॉल्यूम घेर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। इसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। आप घर में भी चेक कर सकते हो, लगा देना आज फ्रीजर में पानी, डांट मत खाना पर बस चुपके करना ये काम। मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो मैक्सिमम डेंसिटी तो 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होती है। कई बच्चे ये टिक कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जब सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी। इसके बाद है मिनिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो मिनिमम तो नहीं बोल सकते, कुछ डेंसिटी तो होती है। इसके बाद है मिनिमम एट 4 डिग्री, यहां पर थोड़ा सा हमें करेक्ट करना पड़ेगा, ये होगा मैक्सिमम, ये वाला ऑप्शन होगा मैक्सिमम।
ये हमारी होती है मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, और हमारा यही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ फ्लूइड एट रेस्ट इन अ कप इज और आर करेक्ट। तो यहां पर एक कप में पानी रख दिया है और बोला है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। फ्लूइड बोला इन्होंने, तो हम एग्जांपल ले लेंगे पानी का, पानी रख देंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहली बात बोली प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन द फ्लूइड, तो ये बात गलत है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं प्रेशर वैसा वैसा बढ़ता रहता है। जितने ज्यादा डीपर लेवल में हम जाते रहते हैं वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ने लगता है। ठीक है, दूसरा बोला प्रेशर इज एक्सर्टेड, तो ये वाला तो गलत हो गया। प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स, हाँ प्रेशर लगता है वॉल्स पे, वॉल्स पर प्रेशर लगता है। इसके बाद सेकंड, प्रेशर एग्जिट्स एवरीवेयर इन द फ्लूइड, तो हर जगह प्रेशर लगता है, हाँ ये बात भी सही है, हर जगह प्रेशर लगता है, ऊपर भी प्रेशर, नीचे भी प्रेशर, दाएं भी प्रेशर, बाएं भी प्रेशर, पर ये सारे प्रेशर इक्वल नहीं होते हैं। तो हमारा जो सही हो जाएगा वो 2 और 3 होगा हमारा सही। 2 और 3 वाला कौन सा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, 2 and 3 ओनली, तो बस 2 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन, तो यहां पर मैंने आपको बताया था अभी कि फ्लोट और सिंक कब होता है, जब डेंसिटी ऑब्जेक्ट की कम होगी लिक्विड से तो वो फ्लोट करेगा, और अगर डेंसिटी ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट की लिक्विड से तो वो सिंक कर जाएगा। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो क्या मास पर डिपेंड करेगा, सिर्फ बोला है तो गलत, मास पर डिपेंड करता है पर ओनली लिख दिया तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओनली, तो क्या सिर्फ मास और डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, इसमें वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, हमने अभी बस डेंसिटी की बात करी ना, कि डेंसिटी अगर कम होगी तो वो लिक्विड में फ्लोट कर जाएगा, पर वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा होगा तो आर्किमिडीज बोलते हैं जितना वॉल्यूम कोई ऑब्जेक्ट हटा पाएगा, जितना वॉल्यूम कोई भी ऑब्जेक्ट हटा पाएगा उतना ही उसके ऊपर बायंसी फोर्स लगेगी। तो ये अगर बोट है हमारी और इसने इतना पानी क्या कर रखा है, डिस्प्लेस कर रखा है, तो इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगी, ऊपर की तरफ को बायंसी फोर्स। ठीक है, तो वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा, और तीसरा डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा, तीनों पर म्यूचुअली डिपेंड करेगा। ठीक है, किसी एक को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। सी है डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड, डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहां पर ओनली नहीं लिखा है, अगर ओनली लिखा होता तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता। डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड, तो लिक्विड की डेंसिटी और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के डिफरेंस पर डिपेंड करता है, इसने बस ये बोला। ओनली अगर बोलता तो वॉल्यूम और मास की वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाता। डी ऑप्शन है मास एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली, ओनली बोल दिया, मास और शेप, शेप मतलब वॉल्यूम, मास और शेप लिख दिया अगर, और हाँ ओनली लिख दिया, ओनली लिख दिया इसका मतलब इसने वॉल्यूम को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया तो फिर ये गलत हो गया। ठीक है, इसने बोला डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड, ओनली नहीं लिखा इसने, इसका मतलब इसने वॉल्यूम को ना इंक्लूड किया ना एक्सक्लूड किया, मतलब वॉल्यूम की पॉसिबिलिटी यहां पर थी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, 10 बजे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोप्स क्लीन सरफेसेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन, सोप्स क्लीन सरफेसेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन, तो
ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, ये होता है सरफेस टेंशन। मैंने बोला था कोई भी लिक्विड होता है वो अपने एरिया को रिड्यूस कर लेता है, और रिड्यूस करने के बाद ऐसी ऐसी जगह भी पहुंच जाता है जहां पर बहुत गंदगी होती है, और उस गंदगी को बाहर निकाल के ले आता है। तो इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी से ये होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज करेक्ट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, अच्छा ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या बताना है हमें, डेंसिटी बतानी है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये हो जाएगा सही, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, और मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है, अभी हमने डेंसिटी लिखा भी था, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है, और आगे बढ़ते हैं। बायनेंसी इज अन। अब बायनेंसी क्या होता है, अभी जब हमने किसकी बात करी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करी, तो वहां पर हमने क्या बोला, अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना वॉल्यूम हटाए, मतलब इतना इसने वॉल्यूम हटा दिया ना, इतना वॉल्यूम इसने हटा दिया, तो इसी वॉल्यूम के हिसाब से इस पर क्या लगेगी, बायनेंसी फोर्स लगेगी। ठीक है, जो कोई ऑब्जेक्ट जितना वॉल्यूम हटाएगा उसके ऊपर उतनी ज्यादा बायनेंसी फोर्स एक्ट करेगी, और इसी बायनेंसी फोर्स को क्या बोलते हैं, मतलब सॉरी, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, बायनेंसी। और बायनेंसी इज अन। अब देखो ये ऊपर की तरफ लग रही है फोर्स, ऊपर की तरफ लग रही है ये फोर्स, तो ये हो जाएगी अपवर्ड फोर्स आएगा, सॉरी प्रेशर नहीं होगा, ये यूनिट वॉल्यूम पर नहीं लगता है, ये पूरे के पूरे, सॉरी यूनिट एरिया पर नहीं लगता है, ये पूरे के पूरे एरिया पर एक साथ एक्ट करता है, अपवर्ड फोर्स। ठीक है, प्रेशर क्यों नहीं होगा, समझ में आया ना, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में यूनिट एरिया, और यहाँ पर यूनिट एरिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक के एरिया की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हीट गिवन टू अ बॉडी विच राइजेस इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमें कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम पर हमने उसको कितनी हीट दी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। आगे बढ़ते हैं। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वेयर नो हीट इज एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, हीट का ट्रांसफर या एक्सचेंज या ट्रांसफर। आइसोबारिक में प्रेशर का एक्सचेंज नहीं होता है। आइसोट्रोपिक और आइसोथर्मल, आइसोट्रोपिक में जो मैटर होगा उसका एक्सचेंज नहीं होता है। इसके बाद आइसोथर्मल में भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। हीट या यहाँ पर टेम्परेचर भी बोल देते हैं, टेम्परेचर का ट्रांसफर नहीं होता है। टेम्परेचर और हीट यहाँ पर दोनों टर्म्स यूज होते हैं आइसोथर्मल में। एडियाबैटिक में हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये लगभग सेम होते हैं, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल सेम होते हैं, पर थोड़ी थोड़ी कंडीशंस अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो उस बारे में बात करेंगे जब ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सिल्वरिंग इन अ थर्मस फ्लास्क इज डन टू अवॉइड हीट ट्रांसफर बाय। अच्छा ठीक है, अब हीट ट्रांसफर कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो सिल्वर फ्लास्क अगर ये सिल्वर का बना होगा
तो अगर कोई लाइट रे आएगी इसके ऊपर टकराने के लिए तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो किस लिए यूज हो रहा है? रेडिएशन के लिए, है ना। कंडक्शन, टच करने से जो हीट पास होती है उसको कंडक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन किस में होता है? लिक्विड्स में। नीचे वाली लेयर गर्म हुई वो ऊपर चली गई, फिर ठंडी लेयर नीचे आई वो गर्म हुई फिर वो ऊपर गई, ऐसा होता है कन्वेक्शन और कंडक्शन में। तो रेडिएशन को रोकने के लिए क्या यूज करते हैं? द सिल्वरिंग। सिल्वरिंग यूज करते हैं किसमें? थर्मस फ्लास्क में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, 8th नहीं 6th, हाँ नहीं 8th ही क्वेश्चन है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी? कंडक्शन कैन अकर इजिली इन सॉलिड्स, लेस इजिली इन लिक्विड्स, बट हार्डली एट ऑल इन गैसेस। हीट एनर्जी इज कैरिड बाय मूविंग पार्टिकल्स इन अ कन्वेक्शन। एक मिनट, हीट एनर्जी इज कैरिड बाय मूविंग पार्टिकल्स इन अ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, करंट क्यों लिख दिया? ठीक है, यहां पर ये मिसप्रिंट है। हीट एनर्जी इज कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन रेडिएशन। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। Solid change into a liquid is called the boiling point। नहीं, तो यहां पर हमारे कौन सा करेक्ट? नॉट करेक्ट। तो कौन सा वाला करेक्ट नहीं है? डी वाला। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ना कि बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉलिड से गैस में चेंज करने की जो होता है। जैसे वाटर को हम गर्म करते हैं तो गर्म करते करते जब वो वाटर वेपर में चेंज होने लगता है ना, वाटर वेपर में जब चेंज होने लगता है, वैसे लिक्विड से लिक्विड से गैस में जब चेंज करते हैं तब हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। पर जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ना कि बॉइलिंग पॉइंट। बाकी ये सारे सही हैं। कंडक्शन कैन अकर इजिली इन सॉलिड्स, लेस देन लिक्विड्स एंड बट हार्डली एट इन ऑल द गैसेस। तो कंडक्शन क्या होता है? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाती है। तो ये सॉलिड में अच्छे से होता है क्योंकि सॉलिड में सब पार्टिकल्स पास पास में रहते हैं। लेस इजिली इन लिक्विड, लिक्विड में दूर दूर रहते हैं, और गैसेस में तो बहुत दूर होते हैं। इसके बाद हीट एनर्जी इज कैरिड बाय मूविंग पार्टिकल्स इन अ कन्वेक्शन। हीट एनर्जी इज कैरिड बाय मूविंग पार्टिकल्स। हाँ, यहाँ पर भी कन्वेक्शन में क्या होता है? नीचे वाले लेयर गर्म होती है फिर वो ऊपर जाती है ना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है 9th क्वेश्चन। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू अ गैस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन। सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं उसको? सब्लिमेशन। अगर सॉलिड से किसमें चेंज हो जाए? सीधे गैस में। और इसका एग्जाम्पल कैम्फर होता है। ठीक है, पढ़ा होगा ये। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड स्टेनलेस स्टील इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। अब जो ये थर्मल कंडक्टिविटी होती है ये क्या होता है कि कौन अच्छे से थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट को कंडक्ट करने की पावर, ये समझ सकते हो, कंडक्ट करने की पावर। और थर्मल कंडक्टिविटी मतलब ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी एक कांस्टेंट होता है। तो जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी जिस मेटल में होगी उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किस में होता है? कॉपर में। तो सबसे ज्यादा कॉपर की होगी, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। सबसे ज्यादा कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद स्टेनलेस स्टील। कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए हम इसको वायर्स में भी यूज करते हैं। कॉपर वायर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ये काफी अच्छा करता है कॉपर। वैसे सिल्वर और गोल्ड करते हैं, पर सिल्वर और गोल्ड काफी महंगे होते हैं, तो हम कॉपर के वायर यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो तब तक पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।